अब हम लोग देखेंगे क्रियात्मक गतिविधि। तो देखिए क्रियात्मक गतिविधि में क्या दिया हुआ है। लिखा है उपर्युक्त विवेचना के आधार पर क्या आप कह सकते हैं कि अब यह परिभाषा थोड़ी अपर्याप्त सी लगती है, इसमें क्या कमी है। देखिए ऊपर हम लोग अभी जितना पढ़ें वर्णन हुआ है अर्थशास्त्र की परिभाषा का, तो क्या आपको लगता है कि अर्थशास्त्र का जो ये परिभाषा है वो अपर्याप्त है, जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो इसमें क्या कमी है, यही क्रियात्मक गतिविधि दी हुई है। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। तो देखिए अर्थशास्त्र में सांख्यिकी में क्या दिया हुआ है। तो लिखा है पिछले अनुच्छेद में आपको किसी देश की मूलभूत समस्याओं से संबंधित कुछ विशेष अध्ययनों के बारे में बताया गया था। अगर आप पिछले भाग को याद करें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर लिखा हुआ है देश की मूलभूत समस्याओं से संबंधित कुछ अध्ययनों के बारे में। देश के मूलभूत समस्याओं के बारे में अध्ययनों के विषय में बताया गया था। इस अध्ययन के लिए आवश्यकता है कि अगर आप उनका अध्ययन करना चाहते हैं तो इस अध्ययन के लिए आवश्यकता है कि हम आर्थिक तथ्यों को, जो आर्थिक तथ्य हैं उन आर्थिक तथ्यों को संख्याओं के रूप में भली भांति जानें। मेरा कहने का मतलब है कि देश की जो मूलभूत समस्याओं से संबंधित जो अध्ययन के बारे में बताया गया था और उसके अध्ययन के लिए आवश्यक होता है कि आर्थिक तथ्यों को संख्याओं के रूप में भली भांति जानें। यानी कि कुल मिला के कहें आर्थिक तथ्यों को संख्याओं में समझना होगा, तब जाके हम मूलभूत समस्याओं के जो अध्ययन है उसको समझ पाएंगे। इस प्रकार के आर्थिक तथ्यों को आंकड़े भी कहते हैं। मतलब जिन आर्थिक तथ्यों को आप संख्याओं में प्रदर्शित करते हैं, आंकड़ों में प्रदर्शित करते हैं, मतलब यानी कि आर्थिक तथ्यों को जब आप संख्याओं में प्रदर्शित करते हैं तो इन्हें ही आंकड़े कही जाती है। इन आर्थिक समस्याओं के बारे में आंकड़े संग्रह करने का उद्देश्य इन समस्याओं के विभिन्न कारणों को जानना और उनकी व्याख्या करना है। देखिए आर्थिक समस्या के बारे में अब आंकड़े जो संग्रह कर रहे हैं, इसके पीछे बस यही उद्देश्य है कि इस समस्या के विभिन्न कारणों को जानना और उसकी व्याख्या करना, उसका उल्लेख करना। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो क्या होगा, हम उनका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। उदाहरणार्थ अगर उदाहरण से समझे तो देखिए जब हम निर्धनता के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का विश्लेषण करते हैं तब हम इसकी व्याख्या विभिन्न कारकों जैसे बेरोजगारी, लोगों की निम्न उत्पादकता, पिछड़ी हुई प्रौद्योगिकी आदि के रूप में करने की कोशिश करते हैं। देखिए यदि हम निर्धनता के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का विश्लेषण करना चाहते हैं तो हम यहाँ उसके पीछे जो कई कारण हैं, कई कारक हैं, उसकी व्याख्या करने चाहेंगे। जैसे कि बेरोजगारी, जैसे कि लोगों की निम्न उत्पादकता, जैसे कि पिछड़ी हुई प्रौद्योगिकी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी अभी पिछड़ा हुआ है, ये सभी को हम व्याख्या कर सकते हैं। जो कि कारक हैं, किनके कारक हैं? निर्धनता के कारण उठने वाली कठिनाइयाँ। परंतु निर्धनता के विश्लेषण का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक हम इसे दूर करने के उपायों को खोज ना लें।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लिखा है कि निर्धनता के विश्लेषण का, आप निर्धनता का विश्लेषण कर रहे हैं तो इसका तब तक कोई अर्थ नहीं होगा, इस विश्लेषण का कोई अर्थ नहीं होगा जब तक कि आप इसे दूर करने के उपाय ना खोज लें। इसलिए हम उन उपायों को खोजने का प्रयास कर सकते हैं जो आर्थिक समस्या को सुलझाने में सहायक हो। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उन उपायों को खोजने का प्रयास कर सकते हैं जो आर्थिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेगा। अर्थशास्त्र में ऐसे उपायों को नीतियों के रूप में जाना जाता है। बहुत सुंदर सी बात लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र में उन उपायों को, जिन उपायों से क्या किया जाता है, जिन उपायों से आर्थिक समस्याओं को सुलझाया जाता है, ऐसे उपाय को नीतियों के नाम से या नीतियों के रूप से जाना जाता है। अतः क्या अब आप समझ गए कि किसी आर्थिक समस्या के विभिन्न कारकों से संबंधित आंकड़ों के बिना उस समस्या का कोई विश्लेषण संभव नहीं है। अतः आप अब ये समझ ही गए होंगे कि किसी आर्थिक समस्या के जो विभिन्न कारक हैं उससे संबंधित आंकड़ों के बिना, उनसे संबंधित आंकड़ों के बिना समस्या का कोई विश्लेषण संभव नहीं है। जब तक आंकड़े नहीं होंगे आप समस्या का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में इन्हें हल करने के लिए नीतियों का निर्माण नहीं किया जा सकता। जब आंकड़े ही नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में हल करने के लिए नीतियों का निर्माण नहीं किया जा सकता। हाँ लिखा है, यदि हाँ तो आप काफ़ी हद तक अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी के बीच के आधारभूत संबंध को समझ चुके हैं। मगर अब तक आप ये जरूर जान चुके होंगे काफ़ी हद तक अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी के बीच, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के बीच में क्या आधारभूत, क्या मूलभूत संबंध है, ये समझ चुके हैं। क्योंकि सांख्यिकी का होना अर्थशास्त्र में जरूरी है, क्योंकि अर्थशास्त्र में कई ऐसे समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, जिनको जानने के लिए, उसे विश्लेषण करने के लिए हमें सांख्यिकी का होना या उसे जानना, उसे प्रदर्शित करना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ कुल मिला के कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का संबंध है। अब हम लोग समझेंगे सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी क्या है देखिए, अब आप संभवतः सांख्यिकी के संबंध में कुछ अधिक जानने को उत्सुक हो। अब आपके अंदर में जिज्ञासा जाग गई है कि सांख्यिकी क्या है। आप उसके संदर्भ में और अधिक जानना चाहते होंगे, क्योंकि अभी आपने समझा कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का कितना योगदान है। इसीलिए आपके अंदर एक उत्सुकता जाग गई होगी कि हम और अधिक सांख्यिकी के बारे में जानें। आप यह जानना चाहते हैं कि सांख्यिकी की विषय वस्तु क्या है। बिल्कुल, आप यह भी जानना चाहे होंगे कि सांख्यिकी की मूल विषय, इसके अंतर्गत मूल विषय वस्तु क्या है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं। तो देखिए, सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों के एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण से है। यानी सांख्यिकी में क्या होता है, आंकड़ों को पहले एकत्रीकरण किया जाता है, उसे जमा किया जाता है आंकड़ों को, और फिर उसे प्रस्तुतिकरण किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, और फिर उनका विश्लेषण। ये आंकड़े भौतिकी शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। ये जो अभी आंकड़े लिए हैं, आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, प्रस्तुतिकरण करना, विश्लेषण करना, ये सांख्यिकी का संबंध है। क्योंकि सांख्यिकी इन्हीं से संबंध रखता है, आंकड़ों के एकत्रीकरण से, प्रस्तुतिकरण से और विश्लेषण से। मगर ये आंकड़े कहाँ से आ सकते हैं? ये आंकड़े भौतिक शास्त्र से यानी फिजिक्स से, समाजशास्त्र से, मनोविज्ञान से या किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं आंकड़े। यहां हमारा संबंध अर्थशास्त्र के क्षेत्र के आंकड़ों से है। देखिए, यहां हमारा संबंध कहां से है? यहां हमारा संबंध
अर्थशास्त्र के क्षेत्र के आंकड़ों से है। हम उन्हीं आंकड़ों को लेंगे जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आते हैं। और अर्थशास्त्र के अधिकतर आंकड़े जो होते हैं वो मात्रात्मक होते हैं, मतलब न्यूमेरिकल होते हैं, नंबर वाले होते हैं। अर्थशास्त्र के जितने भी आंकड़े होते हैं कैसी होती है? मात्रात्मक होते हैं। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह कथन कि भारत में चावल का उत्पादन वर्ष 1974-75 में 39.58 मिलियन टन था। देखिए, उदाहरण के तौर पे बताया जा रहा है कि अर्थशास्त्र के कथन कि भारत में चावल का जो उत्पादन वर्ष 1974-75 में कितना था ना, 39.58 मिलियन टन था, जो वर्ष 2013-14 में बढ़कर 106.5 मिलियन टन हो गया। तो यह क्या है? यह मात्रात्मक आंकड़े हैं, क्योंकि देखिए यहाँ मात्रा बताई गई कि इतना साल में कितना था। देखिए 1974-75 में देखिए इतना है, 1913-14 में देखिए इतना है। तो ये कहीं ना कहीं मात्रा बता रहा है, तो इसीलिए इन आंकड़ों को क्या कहेंगे? यह मात्रात्मक आंकड़े हैं। मात्रात्मक आंकड़ों के साथ ही अर्थशास्त्र में गुणात्मक आंकड़ों का भी प्रयोग होता है। यहाँ बताना चाहूँगा कि अर्थशास्त्र में सिर्फ मात्रात्मक आंकड़े ही नहीं लिए जाते हैं, गुणात्मक आंकड़े यानी कि गुण विशेषता वाले आंकड़े भी लिए जाते हैं, सिर्फ नंबर वाले आंकड़े ही नहीं। तो अर्थशास्त्र में क्या होते हैं? अर्थशास्त्र में दोनों आंकड़ों का प्रयोग होता है, मात्रात्मक यानी न्यूमेरिकल वैल्यू वाला और गुणात्मक यानी गुण विशेषता वाले आंकड़े का भी प्रयोग होता है। तो रही बात सर कि गुणात्मक आंकड़ों का प्रयोग कहाँ होता है, तो देखिए इस प्रकार की सूचना की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह विशेष के लिए, देखिए यहाँ पर लिखा है कि गुणात्मक आंकड़े कहाँ प्रयोग होता है, तो इस प्रकार के जो गुणात्मक आंकड़े का जो प्रयोग होता है वो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह विशेष के ऐसे महत्वपूर्ण गुणों की व्याख्या होती है जिन्हें मात्रात्मक रूप से तो नहीं मापा जा सकता, लेकिन यथासंभव सही रूप से आलेखित करना आवश्यक होता है। देखिए गुणात्मक आंकड़ों में व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के विशेष समूह के महत्वपूर्ण गुणों की व्याख्या करने के लिए होती है, जिन्हें मात्रात्मक द्वारा तो नहीं बता सकते, मात्रात्मक रूप से मापा नहीं जा सकता, लेकिन यथासंभव सही रूप से उसे आलेखित करना आवश्यक होता है, इसलिए गुणात्मक आंकड़ों का भी प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए कहाँ पर हम गुणात्मक का प्रयोग करेंगे उसको समझाने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए उदाहरण के तौर पर लिंग को ही लें, इसके द्वारा किसी व्यक्ति में पुरुष या स्त्री अथवा लड़का या लड़की के रूप में भेद किया जाता है। देखिए लिंग से हम क्या करते हैं, लिंग से हम भेद बताते हैं कि वो पुरुष है कि स्त्री है या लड़का है कि लड़की है, इस रूप में हम भेद करते हैं, फर्क बताते हैं। प्रायः किसी व्यक्ति के किसी गुण की कोटियों के बारे में सूचना देना संभव और उपयोगी होता है। देखिए किसी व्यक्ति के किसी गुण की कोटियों के बारे में बताना, उसके क्या क्या विशेषता है उसके बारे में बताना, सूचना देना संभव और उपयोगी होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हैं तो आप यही बोलेंगे कि वो अच्छा है कि बुरा है, कि वो अच्छा है कि बुरा है, कि वो अस्वस्थ है कि स्वस्थ है कि अधिक स्वस्थ है, ये सब बताएंगे। फिर ये भी कह सकते हैं कि वो अकुशल है, वो कुशल है, अत्यधिक कुशल है आदि। मतलब कुछ इन्हीं चीज़ों के द्वारा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप किसी व्यक्ति की गुण के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में बता सकते हैं। इस प्रकार की गुणात्मक सूचना या सांख्यिकी का अर्थशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी प्रकार के जो गुणात्मक सूचना होती है इनको सांख्यिकी का अर्थशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में प्रयोग किया जाता है।
और इन्हें मात्रात्मक सूचनाओं की भांति ही, इन्हें जो है मात्रात्मक सूचनाओं की भांति यानी मात्रात्मक सूचनाओं की तरह, जैसे कि मात्रात्मक सूचना में क्या हो गया, जैसे कीमत हो गया, आय हो गया, कर भुगतान हो गया, बिल्कुल इसी की तरह इन सभी सूचनाओं को, जो कि गुणात्मक सूचनाएं हैं, को संकलित, उसे जमा किया जाता है, उसे व्यवस्थित किया जाता है ना, संकलित और व्यवस्थित रूप से संग्रहित किया जाता है, चाहे वो एक व्यक्ति के लिए हो या फिर व्यक्तियों के समूह के लिए हो। अगले अध्यायों में आप अध्ययन करेंगे कि सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों के संग्रहण एवं व्यवस्थापन से है। मतलब आने वाले अध्यायों में आप ये जानेंगे कि सांख्यिकी का संबंध जो है आंकड़ों को जमा करने और उसे व्यवस्थित करने से है। इसका अगला चरण आंकड़ों को सारणीबद्ध, आरेखी एवं आलेखी रूप से प्रस्तुत करना है। देखिए, जब आप आंकड़ों को संग्रह कर लेंगे तो उसके बाद जो अगला चरण होता है कि हम आंकड़ों को कैसे सारणीबद्ध क्रम में सजाएं, यानी उसे टेबुलर फॉर्म सारणीबद्ध कैसे करें और फिर उसे आरेखी यानी कि डायग्रामेटिकली रूप से कैसे प्रदर्शित करें और फिर अंत में आलेखी रूप में यानी कि ग्राफिकल रूप में कैसे प्रस्तुत करें, अगला चरण होता है। इसके पश्चात इन आंकड़ों को माध्य, प्रसरण, मानक विचलन आदि उन विभिन्न संख्यात्मक सूचकांकों का परिकलन करके संक्षिप्त किया जाता है। देखिए, इसके बाद क्या जाता है, इसके बाद आंकड़ों का माध्य निकाला जाता है, उसका मीन निकाला जाता है, फिर उसका डेविएशन और फिर यहाँ पर देखिए प्रसरण यानी कि वेरिएशन और फिर उसका मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है, जिससे क्या होता है, इन सूचनाओं का परिकलन किया जाता है, यानी कि इन सूचनाओं का कैलकुलेशन किया जाता है ताकि ये संक्षिप्त हो सके। अंत में आंकड़ों को माध्य, प्रसरण, मानक विचलन इन संख्यात्मक सूचकांकों पर किया जाता है, उनका कैलकुलेशन किया जाता है ताकि इसे संक्षिप्त कर सके, जो सूचना के संग्रहित समुच्चय की व्यापक विशेषताओं को दर्शाते हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि जो आपने सूचनाओं के जो समूह जमा किए हैं यानी कि स्टोर्ड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उनका क्या करना है, विश्लेषण को दर्शाता है। तो इतने सारे चीज़ें जो की जाती है चरणबद्ध चरण यानी स्टेप बाय स्टेप जो किया जाता है, तो ये क्या दर्शाता है, जो सूचनाएं के जो समूह जो स्टोर किए हैं उनका विश्लेषण।